हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, आज हम आपको 12th की केमिस्ट्री का जो सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उस सोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 12 आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इस पार्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ट्रस्टेबल पार्ट है आपका। आज हम आपको परासरण दाब और परासरण दाब के नियम, ये सब चीजें आपको क्या करेंगे बताएंगे यहाँ पे। तो इस लेक्चर को बहुत बढ़िया तरीके से आप शांतिपूर्वक बैठ करके इसको एकदम एकाग्र होकर के देखें और फिर आगे चल करके इसकी भी नोट्स को आप अपनी कॉपी में लिखें या इसको बनाएं बढ़िया तरीके से। और उसके पहले आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बच्चों के बीच में इसे शेयर करें। सबसे पहली चीज, हम परासरण दाब की प्रक्रिया को अगर कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन्स किसे कहते हैं, झिल्लियां किसे कहते हैं। तो झिल्लियां जो हुआ करती हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो तीन तरीके से होती हैं। एक होती है अपारगम्य झिल्ली, एक होती है पारगम्य झिल्ली और एक होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। तीन प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती हैं, परमिएबल, सेमी परमिएबल और आपका अनपरमिएबल। तीन प्रकार की झिल्लियां आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों झिल्लियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आपको विसरण बताएंगे और विसरण के बाद हम आपको परासरण बताएंगे और परासरण के बाद हम आपको परासरण दाब बताएंगे। और परासरण दाब को हम लोग समझाने के लिए आपको क्या करेंगे, या पहले परासरण दाब को आपको बता देंगे और फिर परासरण दाब को बताने के बाद फिर आपको हम परासरण दाब का सिद्धांत बताएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर या टॉपिक चलने वाला है। आप लोग एकाग्र होकर के बैठे और बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर पे, टॉपिक में जान लीजिए आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं झिल्लियां, या जिसको आप लोग मेम्ब्रेन्स कहा किया करते हो। झिल्लियां जो हुआ करती हैं, अगर हम इसकी बात किया करते हैं तो एक तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, जो ये हुआ करती हैं किसी ठोस या द्रव से बनी पतली परत को किसी ठोस या द्रव, कोई मान लीजिए ठोस पदार्थ है उसकी बनी हुई है, या किसी कोई द्रव से बनी हुई एक पतली सी लेयर है, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो किसी ठोस या द्रव से बनी पतली परत को ही झिल्लियां कहते हैं, झिल्लियां कहते हैं। ये बात आप ध्यान देंगे। और जो ये झिल्लियां होती हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं। ये तीन प्रकार की होती है, ये आप ध्यान देंगे। तो कोई ठोस पदार्थ है या कोई द्रव पदार्थ है, उससे बनी हुई जो पतली सी फिल्म होती है या परत होती है या लेयर होती है, उसी को हम लोग झिल्लियां कहते हैं। और जो झिल्लियां हुआ करती हैं, ये तीन होती हैं। एक हुआ करती है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, नंबर एक होती है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली, मतलब होता है नहीं, पारगम्य का मतलब पार जाना, अगम्य का मतलब होता है जाना ही होता है, और झिल्ली मतलब पढ़ ही रखे हो। तो मतलब कि वह झिल्लियां जो अपने अंदर से किसी भी पदार्थ या विलयन के किसी भी पदार्थ को जाने की परमिशन नहीं देती हैं, उसे हम लोग क्या किया कहते हैं, अपारगम्य झिल्ली। ना तो विलय को जाने देंगी अपने अंदर से, ना तो विलायक को, दोनों को एकदम पैक कर रखेंगी, नहीं, नो परमिशन, आप जान लीजिएगा। तो वह झिल्लियां जो अपने अंदर से विलय एवं विलायक के अणुओं को गमन नहीं करती हैं या जाने से रोक देती हैं, उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और वह झिल्ली जो अपने अंदर से जो हुआ करती है, विलायक और विलेय दोनों कणों को क्या करती है, सभी कणों को पार जाने की अनुमति देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारगम्य कहते हैं। तो ये दो मेम्ब्रेन्स की बात मैंने बताया। पहली मेम्ब्रेन्स कौन सी मैंने बताया आपको, अपारगम्य झिल्ली, वह झिल्ली जिससे
विलयन के किसी भी प्रकार के कण, वह झिल्ली जिससे विलयन के किसी भी प्रकार के कण जो या उसके जो पार्टिकल होते हैं, किसी भी प्रकार के कण पार नहीं निकल पाते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ये बात, अपारगम्य मतलब कि पार नहीं जाएगा किसी भी प्रकार का कण, मतलब ना तो विलेय और ना ही क्या आपका विलायक। इसके बाद जो दूसरा हुआ करता है वो होती है पारगम्य झिल्ली। पहले दोनों को समझ लीजिए तब। पारगम्य झिल्ली, तो इसको जब हम लिखेंगे तो यहां बताएंगे वह झिल्ली जिससे विलयन के सभी कण, विलयन के सभी कण। अब विलयन के सभी कण का मतलब यहां पे आप जानते ही हो विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय होती है और दूसरी होती है, अथवा यहां पे लिख सकते हो विलायक। विलेय तथा विलायक सभी कण पार निकल जाते हैं, पार में पार निकल जाएंगे, पार निकल जाते हैं, पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। ये तो मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए बता दिया, लेकिन इसका ज्यादा आपके ऑस्मोसिस में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपके यहाँ पराशरण में इंपॉर्टेंट है तो वो तीसरी जो मेम्ब्रेन्स है वही इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और वो तीसरी कौन सी है इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये आपको समझने लायक है। अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको हम लोग कहा किया करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। क्या कहा किया करते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब कि आधा, आधा मतलब क्या होगा? विलेय में दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक। और ये केवल अपने अंदर से विलायक के कणों को जाने देगी, बस विलेय के कणों को नहीं जाने देती है। यही इसकी सबसे खासियत है। तो वह झिल्ली जो विलयन के विलायक के कणों को अपने अंदर से पार जाने देती है, फिर से सुनिए, वह झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को पार जाने देती है और विलेय के कणों को नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहा करते हैं। वह झिल्ली जो विलायक के कणों को ही अपने अंदर से पार जाने देती है और विलेय के कणों को नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहा करते हैं। और इसकी हम डिफिनेशन आपको बताएंगे, तो यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वह झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को पार जाने देती है, किंतु विलेय के कणों को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। यह इसका मतलब है।
वह झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को पार जाने देती है, केवल सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगे इससे पार हो सकते हैं बस, किंतु विलेय के कणों को पार नहीं जाने देती है, उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं भैया, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली भी कई प्रकार की होती है, जैसे अंगूर की जो सतह होती है, अंगूर की झिल्ली जो हुआ करती है, जो सतह होती है उसकी, और ये सब आपके जो आजकल विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक से कापर फेरोसाइनाइड से बनाई जाती है, तो ये सब आपकी किसकी तरह बिहेव किया करती हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह ये क्या किया करती हैं, इनका बिहेवियर हुआ करता है। अंडे की झिल्ली होती है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे का एग्जाम्पल है अगर आप लिखना चाहें, अंडे की झिल्ली, अंगूर, और एक होता है किशमिश की झिल्ली या सतह, ये सब किसकी तरह बिहेव करती है। बकरे का जो होता है वो गाल ब्लैडर जो पित्ताशय होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो भी आपकी किसकी तरह बिहेव किया करती है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह भी उसका क्या हुआ करता है, बिहेवियर होता है। तो ये मेम्ब्रेन्स आपकी कितनी प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। एक पहली हो गई आपकी कौन सी भैया, अपारगम्य, दूसरी कौन सी पारगम्य, और तीसरी कौन सी हो गई आपकी अर्धपारगम्य। अब जब हम तीनों मेम्ब्रेन्स को पढ़ लेते हैं तो पहले एक छोटा सा आपको हम टॉपिक क्या किया करते हैं, पहले छोटा सा टॉपिक आपको बता देते हैं। पहले हम आपको विसरण बता देते हैं। विसरण की प्रक्रिया को अगर आपको समझना है तो जैसे आप पानी ले लेते हैं और उस पानी में अगर आप जैसे ही आप थोड़ी सी क्या किया करते हो, इंक की एक ड्रॉप डालते हो, तो आप देखते हो कि प्रारंभ में तो वो उसकी जो ड्रॉप होती है वो एक स्थान पे रहती है, लेकिन धीरे 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 उस पूरे जल के अंदर वो क्या होती है, समान मात्रा में क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। तो वही अगर वो जब समान मात्रा में क्या हो जाती है, करती है, वितरित हो जाती है, तो ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत आया करता है, विसरण के अंतर्गत आता है। ऐसे KMnO4 होता है, लाल दवा होती है, उसको भी जब डाला जाता है सॉल्यूशन में तो वो भी क्या होता है, पूरे आपका डाइल्यूट हो जाता है, उसमें वितरित हो जाता है। तो ये इस तरीके से विसरण की परिभाषा है, और विसरण की परिभाषा को हम आपको लिखवा दे रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। विसरण की परिभाषा आपको हम बता रहे हैं, इसको आप पढ़े भी होंगे। विसरण का नियम जब गैस समीकरण आपको पढ़ाया जाता तो वहां पे ग्राहम का विसरण नियम पढ़ाया गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। विसरण वह क्रियाविधि जिसमें विलेय के कण विलयन में जाकर, वह क्रियाविधि जिसमें विलेय के कण विलयन में जाकर सभी भागों की सांद्रता, कंसंट्रेशन समान कर देते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण विलयन के सभी भागों में जा करके या सभी भागों की सांद्रता को समान कर देते हैं, विसरण कहलाती है। ये इसकी डिफिनेशन है। आपको मैंने एग्जाम्पल बताया भी था, जैसे आप इंक लिए, इंक को पानी में डालें तो वो इंक क्या हुआ करती है, पूरे उस इंक पानी के अंदर क्या हो जाया किया करती है, समान रूप से क्या हुआ करती है, आपकी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, विस्तृत हो जाया किया करती है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, एक तरीके से जान लीजिएगा, डिफ्यूजन का। इसको आप लिख लीजिएगा। और अब हम इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, परासरण। परासरण की प्रक्रिया को अगर हमको समझना है तो एकदम आपको
सीधी सीधी सी बात बता देते हैं कि परासरण की क्रिया जो हुआ करती है इसमें सबसे पहली चीज तो आपको जो चीजें कंडीशन है आवश्यक वो आपके लिए है क्या क्या चीज, वो आपको सबसे पहली चीज तो जानना पड़ेगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पे आपकी परासरण की क्रिया में जो हुआ करता है आप लोग देखते होंगे कि परासरण की क्रिया में क्या हुआ करता है, जो विलायक के अणु होते हैं वो कम सांद्रता से किसकी तरफ गति किया करते हैं, अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, डिफिनेशन बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, मैं डिफिनेशन इसकी लिख रहा हूं। ऑस्मोसिस, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, ये चीज नोटिस करने वाली चीज है, विलायक नो मूवमेंट, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के अणुओं को जाने की परमिशन देती है, विलेय के अणुओं को जाने की परमिशन नहीं देती है। इसलिए आपको बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना ही परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, या परासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से चाहे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, लो कंसंट्रेशन, ये जान लीजिएगा, और यहां पे यहां ध्यान दीजिएगा वो क्या हुआ करता है, हायर कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन से किसकी तरफ आप बताइए, हायर कंसंट्रेशन, ये ध्यान दीजिएगा। द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। फिर से सुनिए, द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये आपके लिए डिफिनेशन है, इसकी ध्यान दीजिएगा। तो ये परासरण की क्रिया का आपका क्या मैंने बता दिया, डिफिनेशन आपको बता दिया। अगर इस परासरण की क्रिया को अगर आप बखूबी समझना चाहते हैं तो आपको हम बता रहे हैं, जैसे एक आप यहाँ पे इस डायग्राम को भी आप बना लीजिएगा, एक आप ले लीजिएगा यहाँ पे बीकर ऐसे। अब इस बीकर में आप क्या कर दीजिएगा, ऐसे बीचों बीच यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, एक आप यहाँ पे अर्धपारगम्य में ऐसे झिल्ली लगा दीजिएगा। ये अब ये आपका क्या हो गया, बीकर, ये आप ध्यान दीजिए। और ये आपकी जो हो गई, ये आपकी क्या है बताइए भैया, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये आपकी क्या लग गई, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये आप ध्यान दीजिएगा। और अब उसके बाद हम क्या किया करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस अर्धपारगम्य झिल्ली में हम क्या किया करते हैं, दो टाइप का सॉल्यूशन इसमें भरेंगे। अब दो टाइप का सॉल्यूशन, पहले हम इसमें क्या कर दिया करते हैं, पहले इसमें हम जल भर देते हैं, ये हो गया जल, आप ध्यान दीजिएगा, ये है वाटर, ये आपका जल है, लेकिन हमको जल दिखाना नहीं है। अब इसी जल में हम क्या किया करते हैं, चीनी डाल देते हैं, और जब चीनी डालेंगे तो ये शर्करा का विलयन बन जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। आप जब ये शर्करा का विलयन बनाएंगे तो एक तरफ की सांद्रता कम रखेंगे और एक तरफ की सांद्रता अधिक रखेंगे, तो ये जो हुआ करता है, ये होता है शर्करा का सांद्र विलयन, मतलब गाढ़ा चीनी का घोल बनाएंगे। और अब इस तरफ क्या है आपका, ये शर्करा का तनु विलयन,
इस तरफ ये शर्करा का तनु विलयन बना दिया। पूरी चीज को आप समझिए और नीचे यहां पे हम लिख सकते हैं परासरण क्रिया का प्रदर्शन, ये आपके सामने है। पूरी बात को हम एक बार आपको फिर से समझाएंगे, आप विधिवत तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है कि एक बीकर ले लेना है, एक बीकर के बीचों बीच हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं अर्धपारगम में झिल्ली, और अब आप जब अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं तो एक तरफ शर्करा का तन विलयन मतलब हल्का विलयन भर देते हैं, और अब उसके बाद दूसरी तरफ क्या कर देते हैं, उसी शर्करा का क्या करते हैं मतलब चीनी का ही गाढ़ा सॉल्यूशन भर देते हैं। अब जब इस तरफ गाढ़ा भर दीजिएगा थोड़ा, तो इसको ज्यादा आप डार्क कर दीजिएगा इस तरफ की वाले पार्ट को, और इस तरफ हल्का रहने दीजिएगा। और अब हम जब ऐसे ही इस पूरे ऑपरेटर्स को छोड़ देते हैं तो क्या आप सोचते हो क्या ऐसे ही रहेगा? ये नहीं, आप देखेंगे इसमें कि कुछ समय बाद क्या हुआ करता है, इसमें से जो विलायक के अणु होते हैं वो यहां से निकल करके इस अर्धपारगम झिल्ली को पार करते हुए इस सांद्र विलयन की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ करता है कि जो ये विलायक के अणु होते हैं वो धीरे 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 इसकी तरफ गति करने लगते हैं। और अब आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि ये आपके क्या विलायक मतलब जल विलायक के अणु, और जब ये विलायक के अणु इधर इधर जाने लगते हैं तो ऐसे आप देखते हो इसी प्रक्रिया में मैंने लिखा था अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, ये आपके सामने कंडीशन है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से, तन विलयन का मतलब कम सांद्रता से और अधिक सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और अब होगा क्या कि धीरे धीरे ये मोमेंटम करता जाएगा, अब गति करता जाएगा, गति करता जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब दोनों का परासरण दाब क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। और जब परासरण दाब समान हो जाएगा तो परासरण की क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। और अब इसी से ही संबंधित क्या हुआ करता है कि एक यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही परासरण की क्रिया, जैसे ये विलायक इधर जाना चाहते हैं तो ये अर्धपारगम झिल्ली उनको जाने से रोकना चाहती है, लेकिन ये तब भी जाना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, छोटा सा अतिरिक्त दाब क्या हो जाता है अर्धपारगम झिल्ली पर उत्पन्न हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या कह दिया कर देते हैं? परासरण दाब कह देते हैं। और परासरण दाब को हम लोग इसको अभी डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आप इसको ऐसे ध्यान दीजिएगा एकदम। परासरण दाब, इसके बाद आपको नया टॉपिक अब आप लोग कल पढ़िएगा। आज आपकी यहीं पे क्लास क्लोज करते हैं, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। बस अब आपको परासरण दाब और परासरण दाब के सिद्धांत वगैरह कल पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।